एक सवाल आया है दीपक जैन साहब का। इन्होंने पीटीसी के शेयर ले रखे हैं 185 रुपए के दाम पर। आप क्या राय रखते हो उस पर? सर ये अभी 175.50 के आसपास चल रहा है और आप ये लेवल देखिए, ये शार्प 200 डेमा की लेवल है। 170 का एक स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करके चले। पीटीसी के स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक चला हुआ है, लेकिन गिरते समय बहुत स्ट्रांगली ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 193 और 194 की लेवल से ये स्टॉक गिरते आया है। करीब करीब 10% के आसपास की जो है, 10 से 11% के आसपास की गिरावट यहाँ पे 3-4 दिनों में ही देखने मिली है। मुझे लगता है कि 170 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है। अगर आप लेके चल रहे हैं स्टॉक को तो 170 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 180 185 तक की लेवल्स जो है वो आने वाले कुछ सत्रों में देखने मिल सकती है, अगर ये यहाँ पे 200 डेमा का सपोर्ट लेता है तो। अगर 200 डेमा का सपोर्ट ले लेता है तो 180 85 190 तक के जोन खुलेंगे, लेकिन पहले उसको सपोर्ट लेना जरूरी है। उसके बाद ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। दीपक गुप्ता साहब पूछ रहे हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्या करें, यानी गेल में क्या करें? बहुत ही स्लो मूवर है, अभी क्या किया जाए इसमें? सर गेल के अंदर पूरा जो व्यू बनता है वो क्रूड ऑयल को लेकर भी बनता है। और जिस हिसाब से ये पिछले कुछ दिनों से स्टॉक गिरते हुए नजर आया है, आज कहीं ना कहीं ये लोअर लेवल से बाउंस लेने की कोशिश किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गेल के अंदर बहुत बड़ी तेजी भी देखने मिली और बहुत बड़ी गिरावट भी देखने मिलेगी। 165 की नीचे की रेंज रहेगी, 185 की अपर साइड का एक बैंड रहेगा, और उसी के बीच में ये जो स्टॉक है वो ऑसिलेट करते रहेगा कुछ दिनों तक, ऐसे मालूम होता है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा तो बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा इससे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है पंकज साहब, इस पर व्यू जरूर चाहिए आपका। सत्यजीत दास साहब पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया आज खरीदा जाए 10 साल के लिए तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे उसी भाव पे लग रहा है सर। आ, 10 साल क्या आप देखिए, गवर्नमेंट के लेकर इसको काफी जो हम लोग कहते हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ना इनको वेवर के लिए कोई प्रमोट होता है। ये स्टॉक जिस तरीके से गिरा है वो चलने का नाम नहीं ले रहा है। अब 6 रुपए 80 पैसे में ले लेंगे 10%। 10 साल के बाद में आप अगर इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी बना लें तो भी बहुत है। मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर अब 20 रुपए के ऊपर की रेंज कभी खुलेगी नहीं यहाँ पे। हाँ, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है और जिस हिसाब से ये चीजें चल रही है, मेरे हिसाब से एक बिग नो है ये स्टॉक्स के लिए। चाहे कुछ भी हो, ये फ्यूचर्स में स्टॉक ट्रेड होता हो, इसके अंदर वॉल्यूम्स एक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो, इसके बार बार न्यूज़ेस में आने के बाद में ये 10% बढ़ भी जाता है तो 60 65 पैसे के ऊपर जाएगा नहीं वो। तो माफ कीजिए सर, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ये स्टॉक को कभी आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। हम्म तो सर वोडाफोन आप अगर आइडिया एक के लिए, हाँ हाँ पंकज सर बोलिए। आप अगर एक सीरियस इन्वेस्टर है या सीरियस ट्रेडर है तो इस तरीके के स्टॉक्स में आप कभी हाथ लगाएंगे नहीं, ये मेरा बिलीफ है सर। तो बेटर आप एफडी कर दीजिए ना, इतना रिस्क लेने से अच्छा आप एफडी कर दिए 10 साल के लिए। एटलीस्ट आपको श्योर शॉर्ट 7 8 6% कुछ तो मिलेगा ही। यहाँ पर भाव जो है वो आपको हमेशा उम्मीद जगा के रखेगा, और खबरें जो हैं वो आपको कभी मतलब सिचुएशन में जी नहीं देंगी, या इनके नंबर्स कभी जी नहीं देंगे। सर ये हाँ पंकज सर बोलिए। सर एफडी से बेहतर अभी बहुत सारी चीजें आई हैं। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अगर पैसा लगा देते हैं तो आपको 8% 8.5% तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा मिल रहा है, प्लस 100% उसका कोलेटरल आपको यूज करने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी भी चीजें हो सकती है। अगर आप कोलेटरल लेके काम करते हैं तो हेजिंग में काम बढ़िया हो सकता है वहां पे। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप 8% के आसपास का यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट हो रहा है, और हेजिंग के अंदर आप अगर प्योरली हेज भी करते हो, 4 से 5% का भी अगर आप हेज में आपका वैल्यू जनरेट कर देते हो तो करीब करीब 12 12.5% के आसपास आपको लो रिस्क के अंदर काम बन जाता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में जाना ही क्यों है। तो बहुत अच्छे अच्छे विकल्प, बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल सकते हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। तो वोडाफोन आइडिया में जाने का क्या ही फ़ायदा, ये आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देखिए, उनमें ही एंटर करिए।
तिलक नगर इंडस्ट्री पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ केपी मिश्रा साहब मौजूद हैं इंदौर से। मिश्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नमस्कार सर। एक्चुअली तिलक नगर मैंने दिया 410 पर। किस भाव पे खरीदारी है? और 400 शेयर लिए, 410 410 पे। हाँ जी। और कितना समय आप दे सकते हो मिश्रा साहब? 2 से 3 साल में रुक सकता हूँ, कुछ बैड न्यूज ना आए तो। और सर बैड न्यूज की इंटेंसिटी कैसे आप तय करोगे? एक्चुअली क्या, लिकर स्टॉक के गवर्नमेंट की कुछ इस तरह से पॉलिसीज वगैरह अगर आ जाएं, ठीक है ना, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज तो तिलक नगर में बने रहने की बनती है। तो मिश्रा साहब, आप क्योंकि एमपी के हो और ये कंपनी का कामकाज वहां पर भी है अदरवाइज, और लिकर की 2 और कंपनियां हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल और सोम डिस्टलरी, दोनों एमपी में है, तो आपने तिलक नगर क्यों ऑप्ट किया? तिलक नगर में जस्ट बिकॉज ऑफ के भी कुछ नए इन्होंने लॉन्चेस किए हुए हैं। हाँ, एंड जिस असल में तरह से इन्होंने आप एक नया generation में एक्विजिशन देख किया रहे है। हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। Yes. एक नया एक्विजिशन किया है जिससे पहले शेयर काफी Yes, चला yes, है, yes. अच्छा खासा चला है। Right. उसके बाद ये शेयर अब नीचे आया, उस एक्विजिशन की खबर आते ही तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हुआ। लेकिन वो एक्विजिशन के लिए कंपनी ने फंड भी रेज किया है जिसमें प्रेफरेंशियल रेज हुआ है, और प्रेफरेंशियल के अंदर कई सारे बड़े नाम भी आए हैं। तो चीजें तो सो फार इनके लिए सही दिखाई पड़ रही हैं। क्या करना चाहिए पंकज सर? इन्होंने तिलक नगर इंडस्ट्री ले रखा है 410 रुपए के दाम पर, 400 शेयर है, कोई खराब खबर नहीं आए तो ये होल्ड करते रहेंगे। अब आप इसे असर्टीन कीजिए, क्या किया जाए? सर देखिए, जिस तरीके का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। अगर लोअर लेवल की बात करते हैं तो 500 के नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है, और 520 के ऊपर ये स्टॉक जा नहीं रहा है अभी पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन मुझे लगता है कि 517 518 की रेंज एक बार जब ये क्रॉस कर देगा तो ये स्टॉक दोबारा बढ़िया चलना चाहिए। और जिस हिसाब से न्यूज़ेस इनकी फेवर में है और बाकी सारी चीजें हैं, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी सर 540 550 रुपए तक के लिए, और उसके बाद में फिर हम लोग ये स्टॉक को दोबारा रिविजिट करेंगे। तो अभी तो आप बने रहिए मिश्रा साहब, और अभी होल्ड करिए 550 560 के आसपास, और दोबारा उस समय पर सवाल पूछिएगा, क्योंकि एक्विजिशन हुआ है, और एक्विजिशन जब भी कोई कंपनी करती है तो उसको वर्कआउट करने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगते हैं। सो उतना अगर आप समय दे सकते हैं और उस ड्यूरेशन में ऊपर उतार चढ़ाव को आप बियर कर सकते हैं तो आप कॉल लीजिएगा। लेकिन टेक्निकली 550 के आसपास आके एक बार इस पर हम बातचीत करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आया है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर तालिका जी का, बोरोफिल साइंटिफिक को लेकर 195 के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है। पंकज सर, ये कंपनी इक्विपमेंट बनाती है डॉक्टर से रिलेटेड ही, तो शायद डॉक्टर ने इसलिए उन्होंने इसको ऑप्ट किया होगा। 150 रुपये में इनकी खरीदारी है, क्या किया जाए? तो देखिए, ये बिल्कुल स्विंग हाइस के वहां पे आ रहा है, लेकिन वहीं इसका 200 डेमा लग रहा है सर। और सॉरी, स्विंग लोस के वहां पे ही इसका 200 डेमा लग रहा है। तो ये लेवल जो है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि इन्होंने 150 का जिस जिस रेट पे इन्होंने खरीदारी करी हुई है वहां पे इसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का जरूरत रहेगा। लेकिन हाल ही में ये स्टॉक 190 तक भी ऊपर गया हुआ था, तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लिए हैं तो काफी अच्छा जोन था वहां पे एग्जिट होने के लिए। लेकिन आप अगर लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, और मोमेंटम का वेट करिए। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 140 की लेवल अगर तोड़ता है तो कुछ स्टॉक्स का 50% आप एग्जिट ले लीजिए वहां पे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बेरिश जरूर लग रहा है, लेकिन लंबे टाइम के लिए ये स्टॉक को होल्ड करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन क्वांटिटी जो है इनकी बहुत ज्यादा लगती है मुझे, तो थोड़ी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम करनी जरूरी है। थोड़ी क्वांटिटी को आप कम करके रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल आया है अंकित जी का, ये हमारे मेंबर भी हैं, और ये पूछ रहे हैं कि सर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल अगर खरीदारी करनी हो तो कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? सर टीसीएस के अंदर जब हमारे पीछे भी बात हुई, देखिए ये छटनी की खबर के बाद में ये स्टॉक जो है ये बहुत स्ट्रांगली गिरा भी, और 3,000 के आसपास का एक सपोर्ट भी बना हुआ था। आपसे भी जब भी बात होती है सुमित जी, तभी तभी यही व्यू रखा हुआ था। मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर एक 2800 की लेवल जो है, 2800 2850 की लेवल ये बढ़िया है। आज टीसीएस आईटी के चलते चला हुआ है, लेकिन
यूएस मार्केट में किस तरीके से अप डाउन्स होते हैं, नैस्डैक किस तरीके से चलता है। हालांकि वो प्रोडक्ट बेस्ड है, हम लोग सर्विस बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी नैस्डैक को देखकर जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आईटी के हम लोग तय करते हैं, कहीं ना कहीं व्यू सेट करते हैं। तो 2850 2800 की रेंज में टाटा कंसल्टेंसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वहां पे खरीदारी करने का। अगर आप इंफोसिस की अगर बात करते हैं तो इंफोसिस की ये जो लेवल है फिलहाल 1476 रुपया, ये अपने आप में काफी लुक्रेटिव लेवल लगती है। लेकिन टीसीएस ने जिस तरीके से छटनी की है उससे इन्फ्लुएंस में ये भी कंपनी इंफोसिस भी है। वो भी शायद हो सके कि छटनी कर दे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा यहाँ। मुझे लगता है कि 1400 1420 की रेंज जो है वो इन्फोसिस के लिए एक स्मार्ट खरीदारी की जो है वो लेवल्स रहेगी। भाई एचसीएल टेक ये मिड कैप आईटी का ये काउंटर है, लोअर लोज के फॉर्मेशंस दिया है। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी 1380 1360 की रेंज का एक बार वेट करना चाहिए। 200 डेमा से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक गिरते आया है। अ, अगर आप पहले दो स्टॉक्स में ही पैसा लगाए तो बेहतर है। एचसीएल टेक थोड़े टाइम के लिए होल्ड करिए। तो एचसीएल टेक को थोड़ा समय के लिए आप बैकफुट पर रखिए। टीसीएस और इन्फोसिस के लिए लेवल बता दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इनका एक और सवाल था कि पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर अगर निवेश करना हो तो क्या करना चाहिए? बहुत हेवी सेल ऑफ था फ्राइडे को, अब क्या करें? सर देखिए, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा ये फर्म मानना है कि किसी के आने से और किसी के जाने से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है टाइम बीइंग का वो जरूर गिरता है वहां पे, किंतु हर एक आदमी का, हर एक बंदे का काम करने का स्टाइल और नजरिया दोनों अलग होता है। अगर हम लोग पीएनबी हाउसिंग को देखते हैं तो यही पीएनबी हाउसिंग हम लोग 1000 रुपए के ऊपर लेने के लिए भी कूद रहे थे, और आज 783 के आसपास चल रहा है, तो हम इसको सेल किए हुए जा रहे हैं। अगर आपका नजरिया डेफिनेटली ट्रेडिंग का नहीं है और लंबा नजरिया है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये 770 के नीचे बहुत बड़ी इसके अंदर गिरावट दिखेगी। 770 की रेंज जो है वो एक रुकावट का जोन है वहां पे। तो वहां से ये स्टॉक खींचना चाहिए। और भी अगर उसके बावजूद टूटता भी है ये स्टॉक, तो स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट करके चलिए लंबे टाइम पीरियड के लिए। ओके, देवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। देवेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार देवेश जी, क्या हालचाल आपके? सर मेरे और क्या पास सवाल आपका? टीवीएस सप्लाई चेन के 700 शेयर्स हैं 205 पे। ओके, और कितना समय आप इसके इसे बारे दे सकते में हो? कुछ बता पाएंगे? टाइम कितना रखेंगे आप? टाइम सर 1 ईयर। 1 ईयर, ओके। पंकज सर, टीवीएस सप्लाई चेन कम चर्चित शेयर है, ये भी क्या करना चाहिए इसमें? सर ये कम चर्चित अभी अभी हुआ है टीवीएस सप्लाई चेन। ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिया हुआ स्टॉक है, लेकिन अभी ना तो इसके अंदर कोई एक्शन दिख रहा है, ना प्राइस की कोई डिस्कवरी लोअर लेवल अपर लेवल पे आती हुई नजर आ रही है, ना इसके अंदर वॉल्यूम्स है। मतलब हर पैमाने पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एक एग्जिट करने का मन बनता है यहाँ पे। इसको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर आप कंपलसरी इसको होल्ड ही करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर 117 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, जो कि हिट होने के चांसेस ब्राइट लगते हैं मेरे को वो भी। तो एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्ट्रेट एग्जिट है इसके अंदर, कोई ऊपर की लेवल नहीं दिख रही है सर। तो बेटर आप देवेश सर, जैसे ही आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एटलीस्ट स्टॉक के लिए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल पंकज सर, फिर हम बजिंग पे चलेंगे। एक सवाल आया है अपोलो ग्रीन एनर्जी, आप ढूंढना मत चार्ट, ये मिलेगा नहीं आपको क्योंकि ये अनलिस्टेड स्पेस में है। तो इन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में अपोलो ग्रीन एनर्जी को 6 के पीई पर है, इसलिए 7000 शेयर ले लिए। अब क्या करना चाहिए इसमें? अपोलो ग्रीन में नहीं, वो ले मिलेगा नहीं, लेकिन अनलिस्टेड में दिखेगा आपको नहीं, कहीं। नहीं, नहीं सर, अनलिस्टेड जोन में ही देख रहा हूँ मैं भी। अच्छा, 132 के आसपास अभी ये फिलहाल अनलिस्टेड जोन में चल रहा है। अभी इन्होंने क्या रेट में खरीदारी करी हुई है? ये ऊपरी हाँ पंकज जी, कुछ मिला क्या इसमें?
सर इनका बाइंग प्राइस अगर समझे तो बात करने में आसानी होगी, क्यों नहीं तो नहीं, इन्होंने बाइंग का अगर दाम नहीं लिखा, लेकिन अनलिस्टेड में 7,000 शेयर लेकर बैठे हैं ये। क्या करना सर चाहिए ये इसमें अब? 70% स्टॉक टूट चुका है सर। ये मतलब अनलिस्टेड स्पेस के अंदर भी अगर इस तरीके की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है, और आप देखिए कि जो लोग ग्रे मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से एक होड़ मची हुई है, जैसे एनएससी का शेयर हो, एनएसडीएल का शेयर हो, और उसके बाद में मैंने आपकी स्टडी काफी क्लोजली देखी भी है उसके ऊपर। तो सर ये इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी हुई है। मुझे लगता है कि ये सेकेंडरी मार्केट में आने का वेट करते हैं इसको, और उसके बाद में अगर कुछ मन बनाते। एक तो मालूम नहीं है कि ये कब लिस्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने अगर गिरते हुए दामों पे भी अगर लिया हुआ है, तब भी वहां से गिरा हुआ स्टॉक है ये। तो तेजी की जो उम्मीद है वो बननी थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल लगती है। और दूसरी बात, प्राइस डिस्कवरी क्या होगी इसके अंदर जब ये आईपीओ आएगा। यू नेवर नो कि ये 50-60 रुपए के अंदर भी आ सकता है, या 400-500 रुपए के लिए भी आए। फिर उसके बाद में ये कितना सब्सक्राइब होगा, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। काफी सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स कितने लेंगे, क्यूआईएसपी कितने जाएंगे, एचएनआईस कितना होगा। तो ये सब चीजों को भी हम लोगों को बहुत टटोलना जरूरी है। हालांकि मैं इसके अंदर इतनी स्टडी रखता नहीं हूँ आईपीओस के लिए, बट स्टिल मुझे मुझे ये लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी हुई है। किसी भी लेवल पे अगर इन्होंने ये स्टॉक उठाया है, और कहीं से भी उठाया है, तो वो अभी ये नुकसान में चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिकवाली होनी भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तो मार्केट के अंदर भर भर के लोग इसको बेचने के लिए रेडी है। तो सर अनलिस्टेड के लिए 3 कंसर्न तो आपको बताए गए हैं। एक कंसर्न और आपको बताता हूँ कि आपको बेचने में भी काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो अनलिस्टेड है। तो आपको बायर तो मिल जाता है, सेलर नहीं मिलता, एक पार्ट। दूसरा, प्राइस का नहीं पता। जैसे एनएसडीएल जैसा आईपीओ जो 1200 रुपये में अनलिस्टेड में कामकाज कर रहा था, वो आईपीओ 800 रुपये पे आ गया। या एचडीबी जैसा आईपीओ जो 1100-1200 रुपये कामकाज कर रहा था, वो नीचे आ गया। अनलिस्टेड मतलब वो मेन लिस्टेड में इस दाम पर हुआ। सो ये आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है कि इसकी प्राइसिंग कहाँ आती, जो अभी पंकज सर कह भी रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कंसर्न है। इनको आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप बने रहिए, लेकिन अदरवाइज थोड़े कंसर्न तो रहेंगे अनलिस्टेड स्पेस में। वो भी लिक्विडिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, और अभी आपकी खरीदारी का दाम भी नहीं पता, तो ये और बड़ी दिक्कत है। कहीं आपके दाम से आधा हो गया हो तो ऑलरेडी आप मुश्किल में हैं। पंकज सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी लास्ट कॉल के लिए। आपने टोरेंट फार्मा चुना था और एक बढ़िया कॉल रही, नया हाई बनाया, अच्छे नंबर्स आए, अच्छी तेज़ी दिखाई। इनफैक्ट आज भी इसके एक प्लांट को अप्रूवल आया और शेयर 1-1.5% ऊपर ही कामकाज कर रहा था लास्ट टाइम। सो अब वो फ्लैट है, 1-1.5% नीचे है। तो करना क्या चाहिए इसमें, मतलब टोरेंट फार्मा में क्या करें? और दूसरा, आपकी नई कॉल। तो देखिए, टोरेंट फार्मा की जो लेवल्स दिए थे, सारे टारगेट्स अपने अचीव हो चुके हैं उसके अंदर। तो आइडियली जब भी प्रॉफिट बुक हो जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहती है उसके अंदर। अगर जो लोग अभी भी इसके अंदर लेकर चल रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है कि स्कोप इसके अंदर 4000 का बचा हुआ है। 4000 की लेवल्स जो है इसके अंदर देखने मिल सकती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। और इसके अंदर का स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ट्रेल कर दीजिए आप 3550 रुपए के आसपास आकर। और मोमेंटम को राइड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आज मेरी के जो लिए आप आज की नया कॉल। ट्रेड जी 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 सर, मेरी जो आज की ट्रेड है, मुझे लगता है कि हुडको हुडको के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पैटर्न बने हुए हैं। एक डोमिनेंट कैंडल बनी हुई है यहाँ पे मारूबोजू की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हुडको में। 218 रुपये 50 पैसे, 218 रुपये 60 पैसे फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रेट अभी फिलहाल चल रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसका, उसका 213 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख के चलिए। और टारगेट जो है इसका, मुझे लगता है कि 228 रुपए 235 रुपए के टारगेट्स जो है आने वाले 3 से 4 सत्रों में देखने मिलना चाहिए हुडको के अंदर। तो हुडको हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आज डे हाई पे कामकाज कर रहा है 219 के जोन्स में। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये आपको एक राय दी जा रही है। और पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पर और खुल सकता है, करीब करीब 228 235 तक का, और 213 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। पंकज सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा बेहद सुखद अनुभव रहता है सर आपसे शो करूं मैं आपके साथ में। और थैंक यू सर। डिस्क्लेमर मैं समय समय पे जरूर दिया हूँ।
डिस्क्लेमर समय समय पर जरूर दिया हूँ, लेकिन जो भी ट्रेड्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है वो मेरी अपनी निजी राय है। अगर आप मेरे कोई ट्रेड से या मेरे सेटअप से कहीं इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई ट्रेडर अगर कोई अपनी बेट लगा रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके ही आप ट्रेड लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले पंकज सर एक बार दोबारा आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर आप हुडको में पहले तो टोरेंट पावर अगर है तो 4000 के टारगेट्स के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी पुराने टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं। और उसके अलावा हुडको में आप खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर जो नए टारगेट्स वो देख रहे हैं 228 रुपये के, 235 रुपये के टारगेट से खरीदारी करेंगे, लेकिन 213 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। 219 रुपये के आसपास का दाम रहेगा। ये फ्यूचर में आपको दाम बताए गए हैं।